नमस्कार साथियों, आज की क्लास में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू अ ड्राउनिंग विक्टिम आफ्टर रेस्क्यूइंग। डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के बाद प्राथमिक उपचार कैसे दें। Shout and call by name. Arrange someone to send the victim to the hospital. Very quickly place the victim in prone position with face down and make sure that air passage is not obstructed. Quick physical examination. तो जब बात होती है एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की, तो सबसे पहले उसको बाहर निकाला, उसके बाद उसको प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं, पेट के बल लेटाते हैं, जिससे कि जो पानी गया हो वो बाहर निकल सके। और उसके बाद जो एयर पैसेज है देखेंगे कहीं वह अवरुद्ध तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो सी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। पीड़ित को पेट के बल लेटा दें और सुनिश्चित करें कि श्वसन मार्ग अवरुद्ध ना हो। The priority is to ensure the airway is clear so the victim can breathe. Prone position, face down, helps drain out water from the airway. The absolute priority after rescue is to assess breathing and start CPR with rescue breath immediately if the victim is not breathing normally. Placing the victim prone is outdated, ineffective, delays critical care and shoulder should never be done. तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वह होता है श्वसन मार्ग को साफ करना कि उसका जो कहीं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। इस प्रकार से अपना आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। हल्के करंट लगने पर तत्काल उपचार क्या होना चाहिए। मेक द विक्टिम लाई डाउन, लूजन द क्लॉथ्स, गिव वार्म स्वीट वाटर, ऑल ऑफ द एबव। जब बात होती है करंट लगने की, करंट लगने पर तत्काल उपचार की यहाँ बात हो रही है, तो सबसे पहले व्यक्ति को लेटा देना चाहिए। मेक द विक्टिम लाई डाउन, और उसके जो कपड़े हैं वो ढीले कर दें जिससे कि सांस लेने में कोई परेशानी ना आए। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इसको गर्म पानी को, गर्म मीठा पानी देते तो हैं लेकिन इसको तुरंत नहीं देना है। पहले ये देखना है कि कहीं पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है, क्योंकि यदि पानी या कोई भी खाने पीने की वस्तु दे दी तो वॉमिटिंग हो सकती है और एस्पिरेशन भी हो सकता है, फेफड़ों में पानी जाने की समस्या हो सकती है। तो इसको कुछ देर में आपको देना है जिससे कि उसको एनर्जी महसूस हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही होंगे। मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड लूजन द क्लॉथ्स, कपड़ों को ढीले कर दें। In the case of mild electric shock, the victim may experience weakness, anxiety or dizziness even without visible burns. इलेक्ट्रिक शॉक जब माइल्ड हो तो उसमें जो व्यक्ति है या जो भी विक्टिम है, पीड़ित है, उसको वीकनेस है, एंजाइटी है, डिजनेस है, इनकी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, मेक द विक्टिम लाई डाउन। उसके बाद उसके कपड़ों को ढीला करना है जिससे सांस लेने में आसानी हो और उसको आराम भी मिलता है। इससे गर्म मीठा पानी पीड़ित को ऊर्जा तो प्रदान करता है, लेकिन अभी बताया गया है कि यह कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि उल्टी और फेफड़ों में चले जाने का इसमें रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन ए डिफाइंड सैक इज नोन एज ट्यूमर, वार्ड, सिस्ट, मोल। एबनॉर्मल कलेक्शन, एक सैक के अंदर फ्लूइड का एबनॉर्मल कलेक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे। तो इसको बोला जाता है सिस्ट। सिस्ट मीन्स होता है गांठ जिसमें तरल पदार्थ भरा हो, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। और भी ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं जैसे ट्यूमर है, वार्ट है, मोल है, इनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ट्यूमर refers to an abnormal mass of tissue, solid or fluid filled, but not exclusively fluid filled sac. Tumors can be benign or malignant.
तो जब बात ट्यूमर की करें तो ट्यूमर कोशिकाओं का एबनॉर्मल मास होता है, और इसमें जरूरी नहीं कि पूरी तरह से यह फ्लूइड फिल्ड हो, यह सॉलिड हो सकता है या कुछ भाग इसका फ्लूइड फिल्ड हो सकता है। अब ट्यूमर के बात करें, दो प्रकार के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मीन्स होता है नॉन कैंसरस, और मैलिग्नेंट मीन्स होता है ऐसा ट्यूमर जो कि कैंसर का लक्षण है। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था वार्ड, जिसको मस्सा बोलते हैं, स्मॉल रफ स्किन ग्रोथ कॉज्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होने वाला एक स्मॉल ग्रोथ होती है और यह सॉलिड होता है, यह फ्लूइड फिल्ड नहीं होता है। मोल या मस्सा तिल की बात करें तो यह होती है मिलेनोसाइट के क्लस्टर्स के कारण होता है, बनता है, और सॉलिड होता है, और इसमें भी फ्लूइड कलेक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है सिस्ट। तो सिस्ट यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। सिस्ट एक ऐसी सैक होती है जिसमें एबनॉर्मल फ्लूइड का एकत्रीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। When a patient's medical record is needed as evidence for a legal action, the record is the property of। कानूनी कार्यवाही के लिए जब किसी रोगी का मेडिकल रिकॉर्ड सबूत के रूप में चाहिए होता है तो वह रिकॉर्ड किसकी संपत्ति होता है? द पेशेंट, द पेशेंट्स लॉयर, द कोर्ट, द हेल्थ केयर एजेंसी। इसमें जब बात करें मेडिकल रिकॉर्ड की, तो किसी रोगी का जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है यह हॉस्पिटल की संपत्ति होती है, उस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी होती है जहां पर उसका इलाज किया गया है। इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ब्लड स्टेन शुड बी रिमूव्ड बाय। खून के दाग को किससे साफ किया जाना चाहिए? एल्कोहल, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या बोरिक सॉल्यूशन। ब्लड स्टेन को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं कोल्ड वाटर का, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। ठंडा पानी खून में मौजूद प्रोटीन को जमने नहीं देता है, जिससे दाग आसानी से निकल जाता है। अब यहाँ पर गर्म पानी है, वह क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखते हैं। गर्म पानी दाग को स्थायी रूप से फिक्स कर देता है। एल्कोहल या बोरिक एसिड अप्रभावी होते हैं और ये रिस्की भी हो सकते हैं। तो अब यदि इस प्रकार के दाग को यदि मिटाना हो तो क्या करेंगे, उस पर पानी डालें, ठंडा पानी डालें, उसके बाद बेकिंग सोडा या नमक लगाकर उस पर रब करना है, रगड़ना है, और फिर सामान्य पानी से धो देना है। तो इस प्रकार से जो भी खून का दाग लगा है वो हट जाएगा। और यदि अधिक पुराना दाग हो गया है तो उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ कपड़ों का रंग भी उड़ा देता है, तो इस प्रकार से केवल सफेद कपड़ों पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा? लामा का पूरा रूप क्या है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, लीव अलोन विथ मेडिकेशन एप्लीकेशन, लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई। लामा का मतलब होता है कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध अस्पताल छोड़ना। तो जब कोई फिजिशियन या डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है उसकी सलाह के बिना यदि आप अस्पताल छोड़ रहे हैं तो इसको लामा बोला जाता है। लामा स्टैंड्स फॉर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस व्हेन अ पेशेंट चूजेस टू लीव द हॉस्पिटल डिस्पाइट डॉक्टर्स एडवाइस। तो डॉक्टर की सलाह के बिना पेशेंट का अस्पताल छोड़ना यह लामा के अंतर्गत आएगा। इसका पूरा नाम है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। यह तब होता है जब कोई रोगी डॉक्टर की सलाह के बावजूद अपनी मर्जी से अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। इस स्थिति में रोगी को जोखिम की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है और अस्पताल इसे रिकॉर्ड में दर्ज करता है। तो यदि इसके बाद कुछ हो जाता है पेशेंट को तो उसका सारा के सारा जो रिस्क है वह पेशेंट को ही वहन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डॉक्टर से आप मेडिकल स्टाफ की कोई इसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट अपनी मर्जी से अस्पताल छोड़ रहा है। ऐसे ही एक वर्ड और है डामा, तो यह चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध डिस्चार्ज। इसमें आपको डिस्चार्ज लगाना है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और लामा में सिर्फ एक शब्द बदलना है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि
जो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो इसका डॉक्यूमेंटेशन अस्पताल के पास होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट अपनी रिस्क पर गया है तो ऐसा उस पर एक्सप्लेन होना चाहिए कि किस प्रकार का इसको भविष्य में रिस्क हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये डॉक्टर साहब बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट इनका हॉस्पिटल का यदि कोई पेशेंट चला जाए, और आप लोग देखते हैं कि जब पेशेंट कोई झोला छाप या ऐसे डॉक्टर के पास चला गया, अस्पताल छोड़ के गया था कम और सस्ते इलाज के चक्कर में, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई, तो ये फिर से जब उसी जगह पर आता है तो इस प्रकार से डॉक्टर साहब ये हंसते हुए हम लोगों के सामने दिख रहे हैं। तो ये एक नॉर्मली आपको समझाने का तरीका है, इसको आप अन्यथा न लें। तो यहाँ पर होता क्या है कि लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लामा का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ ड्राउनिंग विक्टिम? निम्नलिखित में से कौन डूबते हुए व्यक्ति का लक्षण नहीं है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नो ब्रीदिंग, कार्डियक डिसएरिथमिया, रेस्टलेसनेस, नॉर्मल फंक्शन ऑफ सर्फिक्टेंट, फेस एंड लिप्स आर पिंक। तो डूबते हुए व्यक्ति का ड्राउनिंग विक्टिम है, पानी में कोई व्यक्ति डूबा हुआ है और उसको यदि बाहर निकाला गया तो उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि चेतना का अभाव हो सकता है, कॉन्शियसनेस का अभाव हो सकता है, सांस नहीं लेना भी होता है, कार्डियक डिसएरिथमिया हृदय गति अनियमितता हो सकती है। जो यहाँ पर नहीं होगा तो नॉर्मल फंक्शन उसके नहीं हो सकते हैं, फेस नॉर्मल और लिप्स पिंक नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया था लक्षण नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इन ड्राउनिंग ऑक्सीजन लेवल्स फॉल लीडिंग टू साइनोसिस, ब्लूइश स्किन एंड लिप्स, नॉट नॉर्मल पिंक कलरिंग। तो डूबने पर होता क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे होंठ और चेहरा नीले हो जाते हैं। गुलाबी रंग सामान्य का संकेत है, डूबने का नहीं। तो यदि त्वचा का रंग गुलाबी है तो ये अच्छा संकेत होता है, और नीला है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लबिंग ऑफ द नेल्स इज अ कॉमन फाइंडिंग इन। नाखूनों का क्लबिंग सामान्यता किसमें पाया जाता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी, रिमेटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज। क्लबिंग का मतलब होता है कि जब ये पाया जाने की बात हो रही है तो यह पाया जाता है साइनोटिक हार्ट डिजीज में। लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण, हाइपोक्सिया के कारण ये समस्या देखने को मिलती है, जिसमें नाखून मोटे हो जाते हैं, और ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं इस पेशेंट में क्लबिंग की समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो एंगल हैं पूरी तरह गोल हो चुके हैं, नाखून ये गोलाकार सा हो जाता है और मोटा हो जाता है, तो एंगल भी खत्म हो गए हैं और नाखून मोटा हो गया है, तो इसको बोलते हैं क्लबिंग। और ये किस कारण होता है? हाइपोक्सिया के कारण, लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। Clubbing is mostly seen in chronic hypoxia conditions like cyanotic congenital heart disease where oxygen levels remains low। तो ऐसी बीमारी, ऐसी हार्ट डिजीज, ऐसी जन्मजात विकृत हार्ट बीमारी होती है जिसमें लगातार ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिससे कि जब हाइपोक्सिया हो जाएगा तो ये क्लबिंग की समस्या, उनके नाखून मोटे होने की समस्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when assessing a child with chronic hypoxia, the nurse should monitor for। chronic hypoxia वाले बच्चे में नर्स को किस चीज की निगरानी करनी चाहिए? स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन, क्लबिंग ऑफ फिंगर, सबक्यूटेनियस हेमरेज, डिक्रीज आरबीसी काउंट। जब इसमें क्रोनिक हाइपोक्सिया, आपको पहले ही बता दिया गया था, जब क्रोनिक हाइपोक्सिया की समस्या हो तो इसमें क्लबिंग होने की संभावना अधिक होती है, क्लबिंग ऑफ फिंगर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लबिंग इज अ क्लासिक साइन ऑफ chronic hypoxia as a compensatory change due to low oxygen levels।
क्रोनिक हाइपोक्सिया में शरीर लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी से उंगलियों की क्लबिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all following are guidelines used for recording information in medical records except मेडिकल रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज करने के लिए सभी निम्नलिखित दिशा निर्देश सही हैं सिवाय वन मस्ट नॉट यूज एब्रीविएशन, वन मस्ट यूज स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस, वन मस्ट नॉट इरेज द एंट्रीज और यूज करेक्शन ऑफ फ्लूइड, एंट्रीज मस्ट बी लेजिबल। तो यहाँ पर जब मेडिकल रिकॉर्ड में कोई जानकारी दर्ज की जाती है तो कुछ चीजें यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो कि सही नहीं है, वही हम लोगों को बताना है। तो जो मेडिकल रिकॉर्ड में होता है कि संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर गलत है। मेडिकल रिकॉर्ड में संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ करके और जब जरूरत हो आवश्यकता के अनुसार ही ऐसा किया जाता है। गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी सी डी की। इसमें वन मस्ट यूज स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, ये बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करना चाहिए। वन मस्ट नॉट इरेज द एंट्रीज और यूज करेक्शन फ्लूइड, तो प्रविष्टियों को मिटाना या करेक्शन फ्लूइड का उपयोग करना ये मना है, ठीक है, ऊपर से कोई करेक्शन नहीं करना है। एंट्रीज मस्ट बी लेजिबल, प्रविष्टियां साफ और पठनीय होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों सही है और जो इसका सही नहीं है वो है ऑप्शन ए। सम एब्रिविएशंस आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सेप्टेड इन क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, सो ऑप्शन ए इज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड गाइडलाइंस। कुछ संक्षेप शब्द एब्रिविएशन चिकित्सा रिकॉर्ड में मान्य होते हैं, इसलिए एक कथन अपवाद है। Next question. Fluid draining from ear or nose, periorbital swelling and bleeding from the forehead is a sign of रक्त स्राव कान से या नाक से या तरल का रिसाव, आंखों के आसपास की सूजन निम्न में से किसका संकेत होता है? हो सकता है ब्रेन कंक्यूशन, स्कल फ्रैक्चर, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर फ्लूइड का ड्रेनेज हो रहा है, ईयर से नोज से पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग हो रही है, आंखों के आसपास मीन सूजन है और ब्लीडिंग हो रही है, सामने के सिर से है, फोरहेड से ब्लीडिंग हो रही है। तो यह जो लक्षण होता है यह किसका संकेत होता है? यह होता है सिर की हड्डी का फ्रैक्चर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्कल फ्रैक्चर। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में नाक या कान से ब्लीडिंग, सीएसएफ का रिसाव और आंखों के आसपास सूजन जैसे लक्षण मिलते हैं। इन स्कल फ्रैक्चर सीएसएफ लीक एंड रेकोनाइज पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग आर क्लासिक साइंस।